सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। आज के वीडियो में दो टॉपिक मैं आपसे डिस्कस करूंगा। पहला है रिवर्स माइग्रेशन। देखेंगे माइग्रेशन क्या होता है, रिवर्स माइग्रेशन क्या होता है, कैसे यह अर्थव्यवस्था के सामने एक चुनौती के रूप में उभर कर आया है, न्यूज़पेपर में क्यों इतना कुछ लिखा जा रहा है, और ठीक इसी तरह से देखेंगे इंडियन इकोनॉमी का यह पिलर अगर कमजोर पड़ता है तो भारतीय अर्थव्यवस्था को किस प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं जो दूसरी खबर है उसमें हम बात करेंगे गिलगित बाल्टिस्तान पर जो है कि पाकिस्तान की नई चाल। देखेंगे पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का ये जो गिलगित बाल्टिस्तान वाला जो क्षेत्र है, इसमें पाकिस्तान ने कौन सी नई हरकत की है और भारत ने कैसे उसका जवाब दिया है। तो ठीक इसी तरह से कैसे इसका चीन के साथ एक नया संबंध हमको दिखाई देता है। आइए हम इन टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रिवर्स माइग्रेशन। तो हमें समझना है रिवर्स माइग्रेशन, उससे पहले हमें समझना होगा एक शब्द माइग्रेशन अर्थात प्रवास। माइग्रेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रवास के नाम से हम जानते हैं। तो देखिए प्रवास का तात्पर्य मानव समुदाय के द्वारा एक भौगोलिक इकाई से दूसरी भौगोलिक इकाई में प्राकृतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आदि कारकों के कारण होने वाले स्थानांतरण से है। यह तो रही परिभाषा। अब मैं इसको व्यवहारिक तरीके से समझाता हूं कि अगर हम आप कोई भी व्यक्ति एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में, चाहे प्राकृतिक कारण, मान लीजिए सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया, बाढ़ आ गई, इसके कारण करता है, या फिर आर्थिक अर्थात मान लीजिए उसको लगता है कि वह कहीं दूसरी जगह जाकर रोजगार प्राप्त कर सकता है, मजदूरी कर सकता है, तो प्रवास करें। सामाजिक कारण अर्थात हम किसी क्षेत्र में रहते हैं और वहाँ की जो सोसाइटी है हमारे साथ बहुत अच्छा बिहेव नहीं करती, तो हम जो है कि वहाँ से दूसरे स्थान पर चले जाएं। या फिर सांस्कृतिक कारण अर्थात कोई ऐसी चीज है जो वहाँ की सांस्कृतिक रूप से हमें एक दूसरे से घुल मिलकर रहने नहीं देती है, तो हम वहाँ से किसी दूसरे स्थान पर जाएं। इन सभी कारणों से एक स्थान से दूसरे स्थान पर होने वाले स्थानांतरण को ही हम क्या बोलते हैं, प्रवास बोलते हैं। एक शब्द हमने समझ लिया प्रवास। दूसरा शब्द अब हम समझना है प्रवासी श्रमिक। तो देखिए प्रवास करने वाले श्रमिक को ही क्या बोलते हैं, प्रवासी श्रमिक। श्रमिक वह होता है कि जो क्या करता है, अपना श्रम बेचकर अपने लिए कुछ आय कमाता है और उसका वह उपभोग करता है। तो देखिए एक प्रवासी श्रमिक उस व्यक्ति को माना जाता है जो असंगठित क्षेत्र में कार्य करने के लिए अपने गांव घर से बाहर जाता है। यह श्रमिक सामान्यतः उस देश या क्षेत्र में स्थायी रूप से रहने का इरादा नहीं रखता, अर्थात वह सिर्फ इसलिए जाता है जिससे वह वहां पर जाकर कार्य कर सके, और कार्य किस लिए कर सके, जिससे उसकी कुछ आय प्राप्त हो सके, और इसी को बोलते हैं प्रवासी श्रमिक। इसमें एक शब्द आया असंगठित क्षेत्र। असंगठित क्षेत्र से तात्पर्य उस क्षेत्र से है जो सामान्यतः आपके चारों तरफ होते हैं। जैसे आपने देखा हुआ छोटी छोटी फैक्ट्रियां हैं जहां पे 8 लोग 5 लोग, कुटीर उद्योग हैं, छोटे लघु और मध्यम आकार के जो उद्योग हैं, जो हमारे स्ट्रीट वेंडर के लोग हैं, जो भवन निर्माण में कार्य करने वाले लोग हैं, अर्थात जो कारपोरेट इथिक्स का या कारपोरेट के जो नियमों का पालन ना करने वाले जो सभी क्रियाएं होती हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं, असंगठित क्षेत्र बोलते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारत में 90% से अधिक क्षेत्र असंगठित क्षेत्र है और इसी में अधिकांश मजदूर और हम आप सब अपनी सेवाएं देते हैं। तो कुल मिलाकर दो शब्द हमने समझा, प्रवास और दूसरा प्रवासी श्रमिक। भारत में हुआ क्या है, विकास जो है कि समान नहीं हो पाया है, और जब समान नहीं हुआ है तो इसके वजह से क्षेत्रीय विषमता उत्पन्न हुई है। क्षेत्रीय विषमता किस रूप में, गरीबी और पिछड़ेपन के रूप में। अर्थात अगर आप गुजरात, महाराष्ट्र, आप जो है कि कर्नाटका को देखिए, तमिलनाडु को देखिए, तो आपको एक अपेक्षाकृत अधिक विकसित राज्य लगेंगे। यहीं पर अगर आप बिहार को देख लीजिए, उत्तर प्रदेश को ले लीजिए, झारखंड को ले लीजिए, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश को ले लीजिए, तो यहाँ पर विकास कम है। स्वाभाविक है, जिन राज्यों में विकास कम हुआ है या जो पिछड़े हैं, वहाँ के लोगों के पास रोजगार नहीं है, वहाँ पर जो है कि शिक्षा की कम सुविधाएं विकसित हैं, यहाँ पर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा नहीं है। बहुत से कारणों के कारण यहाँ से जो पिछड़े राज्य हैं, यहाँ से संख्या
अधिक जो है कि संपन्न या विकसित राज्यों की ओर क्या करती है, माइग्रेट करती है। और इसको बोलते हैं इंटर स्टेट माइग्रेशन, अर्थात राज्यों के मध्य होने वाला स्थानांतरण। ठीक इसी तरह से आपने ये भी देखा होगा कि जो महानगर हैं, जैसे मान लीजिए दिल्ली, तो दिल्ली में जो ये एनसीआर का पूरा एरिया है, इस एनसीआर के एरिया से डेली कई हजार मजदूर अपनी सेवाएं देने आते हैं और फिर शाम को क्या करते हैं, वो लौट जाते हैं। तो ये सभी लोग क्या हैं, श्रमिक वर्ग के अंतर्गत आते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में आंतरिक प्रवासियों की संख्या छोटी मोटी नहीं है, 45 करोड़ है, जो हमारी जनसंख्या का लगभग 37% है। अर्थात हमारे यहाँ की लगभग 37% जनसंख्या क्या करती है, माइग्रेशन करती है। और माइग्रेशन किस लिए, कुछ सुविधाओं को लाभ प्राप्त करने के लिए या किसी चुनौती का सामना करने के लिए। यह जो प्रवास होता है अल्पकालिक श्रमिक के रूप में या कैजुअल वर्कर के रूप में, और अनऑर्गेनाइज्ड जो सेक्टर है, हमारे जो क्षेत्र हैं जिनको हम अनौपचारिक क्षेत्र बोलते हैं, उसमें ज़्यादा होता है। अनौपचारिक क्षेत्र जैसा कि मैंने बताया कि आपको मान लीजिए कहीं ठेला लगाना है, इन सब चीज़ कार्य करना है, आपको मजदूरी करना है, चाहे वह घर बनाने का हो, बिल्डिंग बनाने का हो, ईंट के भट्टे पे काम करने का, बहुत से काम होते हैं। इन सभी क्षेत्रों में जो लोग काम करते हैं इसमें काफ़ी बड़ी मात्रा में होता है। एक अध्ययन के अनुसार बड़े नगरों में लगभग 29% जो आबादी है वह दैनिक मजदूर करने वाले लोगों की आती है। अर्थात अगर हम कहें कि हम मान ली दिल्ली की बात करें कि दिल्ली में 100 लोग हैं, तो 100 लोगों में से अगर हम दिन के समय काउंट करते हैं कि वहां पे 100 लोग हैं, तो उसमें से 29 लोग वह हैं जो कहीं दूसरी जगह से आए हैं और फिर क्या होंगे, रात को चले जाएंगे। इसी तरह 12 से 18 मिलियन स्ट्रीट जो वेंडर्स हैं, ये भी क्या है, स्ट्रीट वेंडर मतलब जो ठेला लगाने वाले लोग हैं। स्वाभाविक है ये शहरों के लोग नहीं है, बाहर से प्रवास करके आए लोग हैं जो अपनी जीविका के लिए ऐसा कर रहे हैं। कुल मिलाकर इस तरह से अगर हम देखें तो बहुत बड़ी संख्या, जैसा कि मैंने आपको बताया, लगभग 45 करोड़ जनसंख्या प्रवासी श्रमिकों की है। अंतरराज्य प्रवासियों में सबसे ज़्यादा जो प्रवास होता है उत्तर प्रदेश 25%, बिहार लगभग 14% अर्थात 14%। इसके बाद जो है कि मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उड़ीसा, असम जैसे राज्यों का नंबर आता है। कुल मिलाकर ये वह राज्य हैं जहां पर विकास उतना नहीं हो पाया है कि वहीं पर इन लोगों को रोजगार दे सके। इसी कारण यह सुविधाओं और जो है कि रोजगार की तलाश में माइग्रेट करते हैं। दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात जैसे राज्य एवं सभी बड़े जो महानगर हैं, उन सभी महानगरों में प्रवासियों के लिए एक आकर्षण होता है। आकर्षण यह होता है कि उनको जीविका के कुछ साधन मिल जाएंगे, और स्वाभाविक है ये जो जीविका के साधन होते हैं बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं होते, लेकिन फिर भी व्यक्ति जो है कि जीने के लिए करता है। अब ये जो प्रवासी मजदूर होते हैं यही क्या करते हैं, बहुत बड़ा अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं। चाहे आप एग्रीकल्चर के सेक्टर में देख लीजिए, जो भी फसल की कटाई के समय, आप प्रोडक्शन में देख लीजिए, जितनी फैक्ट्री होंगे उसमें क्या होंगे, यही मजदूर मिलेंगे। दुनिया में कुछ भी प्रोडक्शन हो रहा है, इनमें इसकी क्या होती है, इनकी योगदान होता है। इस तरह से अगर देखा जाए तो यह जो अर्थव्यवस्था के आधार जरूर होते हैं, इसीलिए इनका जो समाजवादी अर्थव्यवस्था का कॉन्सेप्ट है उसमें इनका रोल ज़्यादा माना जाता है। यहाँ पर समाजवादी और पूंजीवादी या बाजारवादी अर्थव्यवस्था का मैं बहुत एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बस ये समझिए कि समाजवाद का मतलब ये है कि जो समाज के सभी वर्गों का इक्वल जो है कि चाहता है कि सबको समान लाभ मिले, उसको समाजवादी व्यवस्था बोलते हैं। बाजारवादी व्यवस्था जो वर्तमान समय में दिखाई दे रहा है कि जिसके पास जो योग्यता है, जितना वो कर सकता है वो करे, इसको बाजारवादी अर्थव्यवस्था बोलते हैं, जो आमतौर पे आज हमको दिखाई दे रहा है। तो जी इस बाजारवादी अर्थव्यवस्था है, इसमें सिर्फ और सिर्फ यह उत्पादन के एक अंग माने जाते हैं, ना कि एक समान रूप से उपयोगी। और इसी के कारण जो है कि क्या होता है, कई बार इन मजदूरों के साथ कई प्रकार के जो है कि तनाव देखने को मिलते हैं। तनाव का इन द सेंस इनके सामने कई बार चुनौतियां ऐसी हो जाती हैं कि एक श्रमिक वर्ग अगर हो तो सोचने पे मजबूर होता है कि उसका जीवन वास्तव में कुछ है या नहीं। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं क्योंकि अभी आपने देखा जब लॉकडाउन के कारण जो है कि कितनी बड़ी संख्या में लोगों ने हजारों किलोमीटर की दूरी पैदल तय की। आप समझिए कि ऐसा कोई नहीं करता। सामान्यतः अगर आपको 10 किलोमीटर जाना है तो भी आप ऑटो रिक्शा और अपनी गाड़ियों का यूज करते हैं। कोई व्यक्ति हजारों किलोमीटर की दूरी और वो भी उस भूखे प्यासे करता है, कितना कठिन है।
खैर, आंतरिक प्रवास के कारण जो है कि जो श्रमिकों का जो पूरा ट्रांसफ़र होता है ये और जो आय प्राप्त करते हैं ये पूरी जीडीपी का लगभग 6% होता है। और इनकी ये जो जीडीपी का 6% होता है इससे यह पता चलता है कि इनकी संख्या तो काफ़ी ज़्यादा है। 45 करोड़ ये श्रमिक हैं जो अनौपचारिक क्षेत्रों में काम कर रहे हैं और ये जीडीपी का सिर्फ 6% दे रहे हैं। इससे ये पता चलता है इनकी मजदूरी दर या जो इनका जो वेजेस हैं वो रेट उसके काफ़ी कम है और इनकी हालत जो है कि बहुत अच्छी नहीं है। लेकिन फिर भी ये जो भी अपनी आय प्राप्त करते हैं, मान लीजिए इन्होंने 100 रुपये प्राप्त किया तो भी उसमें से लगभग 1/3 आय अपने गांव और परिवार को भेजते हैं। इससे क्या होता है, जहां पर ये पैसा भेजते हैं वहां पर भी क्या होता है, विकास होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने परिवार से कमाने के लिए अकेला गाँव से आया और मैं जो पैसे कमा कर जो बचा कर मैं गाँव भेजूंगा तो उससे क्या होगा, मेरे परिवार और मेरे बाल बच्चों का क्या होगा, भरण पोषण होगा, उनका जीवन जो रहने खाने का स्तर है वो बढ़ेगा। मैं अपने घर पे बच्चों को भेजकर उनकी शिक्षा के लिए कुछ कार्य कर सकता हूँ, परिवार की उन्नति के लिए। तो कहीं ना कहीं मैं जहाँ पे रोजगार जिस राज्य में कर रहा हूँ उसको भी फायदा होता है, उनको जो है कि श्रमिक मिल जाते हैं। और जहाँ से मैं आया हूँ चूंकि वहाँ पे मैं पैसा भेजूंगा तो वहाँ पर पैसे का फ्लो होगा और वहाँ पे आर्थिक गतिविधियाँ बढ़ेंगे। लेकिन कुल मिलाकर अगर ये देखा जाए तो कहीं ना कहीं जब अर्थव्यवस्था में अच्छी कंडीशन है तो मजदूरों की मांग है और जब अर्थव्यवस्था की खराब कंडीशन है तो इन मजदूरों को कोई पूछने वाला नहीं है। इसी कारण जब आपने देखा होगा जब मजदूरों की मांग होती है तो इनको बोनस दिया जाता है, इंक्रीमेंट दिया जाता है, आने जाने का खर्च दिया जाता है। और आज की कंडीशन जब लॉकडाउन में है तो आपने देखा होगा कि ट्रेनों से आने के लिए भी, हालांकि इस पर बहुत सी राजनीति भी हो रही है, लेकिन फिर भी हम कहें तो मजदूरों के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कठिनाई हो रही। मैं ये नहीं कहूँगा कि किसने ट्रेन का किराया दिया, क्या माफ हुआ, ये सभी चीज़ें राजनीतिक है, उनसे हमें बचने आए। लेकिन कहीं ना कहीं एक चुनौती तो मजदूरों को अपने घर लौटने के लिए है ही है और इसी के कारण आज अब उनका जो है नंबर आया है कुछ दिनों से कि वह घर पे लौट पा रहे हैं। कुल मिलाकर इस जो पूरी प्रवृत्ति इसमें हमने एक चीज देखा कि क्या हुआ, किसी कारण से एक स्थान से दूसरे स्थान और बड़े स्थान अर्थात महानगरों, बड़े राज्यों में जनसंख्या गई, इसको हमने कहा माइग्रेशन। वर्तमान समय में क्या हो रहा है, महानगरों और नगरों से लोग जो श्रमिक हैं अपने गांव और घर और कस्बे की ओर प्रवास कर रहे हैं और यह क्या हो रहा है, माइग्रेशन से उल्टा हो रहा है। क्योंकि माइग्रेशन में जनसंख्या छोटे क्षेत्रों से महानगरों में जा रही थी, अब महानगरों से यह जो श्रमिक हैं गाँव की ओर जा रहे हैं, इसी को बोला जाता है रिवर्स माइग्रेशन। और रिवर्स माइग्रेशन के वजह से क्या हो रहा है कि यह जो एक चिंता का कारण इसलिए बन रहा है क्योंकि यह जो प्रवासी मजदूर थे यह क्या कर रहे थे, कहीं प्रोडक्शन कर रहे थे। जब ये नहीं रहेंगे तो प्रोडक्शन कैसे होगा, इसी के कारण बड़े जो औद्योगिक केंद्र हैं उसमें लेकर इसको एक चिंता का माहौल है, अर्थात कि कैसे आखिर इन सभी चीज़ों को टैकल किया जाएगा जब यह मजदूर नहीं रहेंगे। स्वाभाविक है, जब मजदूर नहीं रहेंगे तो उत्पादन नहीं होगा, चाहे वो किसी क्षेत्र का, आप टेक्सटाइल क्षेत्र का ले लीजिए, ऑटोमोबाइल क्षेत्र का ले लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र का ले लीजिए, किसी क्षेत्र में जहां पर यह मजदूर वर्ग अपनी सेवाएं देता था, जब ये नहीं रहेगा तो कैसे वहाँ पर प्रोडक्शन होगा, इसलिए सबसे ज़्यादा चिंता है। और इसीलिए कई प्रकार के प्रयास और लुभावने तरीके सरकारों के द्वारा, कंपनियों के द्वारा मजदूरों को दिए जा रहे हैं, लेकिन मजदूरों में इतना डर है और जो उनके साथ व्यवहार हुआ है, जिस तरह से हमने नज़रअंदाज किया है, उसके वजह से वो क्या है, घर लौटना चाहते हैं। दरअसल हुआ क्या है कि इनको यहाँ पर जितनी कंपनियाँ हैं उनको ये डर है, ये चिंता है कि जैसे ही लॉकडाउन खोलेगा जो उससे क्या होगा, डिमांड लोगों में ज़्यादा चीज़ें बढ़ेगी। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर गर्मी की बात करूँ तो कूलर पंखे बनाने के लिए क्या हो, श्रमिकों की ज़रूरत है। या जब श्रमिक चले जाएंगे तो लॉकडाउन जब खुलेगा, कूलर पंखे या जो कुछ भी है दुनिया की जो चीज़ भी है उसकी जब डिमांड बढ़ेगी तो उसका प्रोडक्शन कौन करेगा, इसके कारण इनको चिंता है। लेकिन कहीं ना कहीं मजदूरों को घर जो वापस लौटने की चिंता है, वो चिंता इस वजह से है क्योंकि उनको उनकी आजीविका इस समय नहीं हो रही, चूँकि वह अनौपचारिक क्षेत्र से हैं, असंगठित क्षेत्र से हैं, इसलिए उनको जो है कि मजदूरी भी नहीं मिलेगी। जैसे अगर आप किसी कारपोरेट कंपनी में जुड़े होते हैं तो लॉकडाउन में आपको पैसा मिलता रहता, आपकी सैलरी आती रहती, लेकिन इनको सैलरी देने वाला नहीं है, इसलिए क्या चाहते हैं, घर लौटना चाहते हैं। और ये जो गतिविधियां मैं बता रहा हूं इनका संबंध सिर्फ औद्योगिक सेक्टर से नहीं है, बल्कि पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो कृषि सेक्टर है, चूंकि यहाँ पर भी ये जो श्रमिक हैं कृषि कार्यों में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते थे, वह नहीं कर पाएंगे, तो इससे कृषि सेक्टर भी प्रभावित होगा। दैनिक सेवाएं जो महानगरों की हैं, चाहे आप ऑटो, टेम्पो, रिक्शा, समथिंग कुछ भी देख लीजिए, ये भी क्या होंगे, प्रभावित होंगे। इसलिए एक नई चिंता ये भी हो रही है कि आखिर लॉकडाउन के बाद आखिर यह लोग कैसे इन सब चीज़ों को एक्टिवेट करेंगे।
जो रियल एस्टेट क्षेत्र है जहाँ पर इस वर्ग का पूरा दारोमदार होता है, वह जब वहाँ से चला जाएगा तो आखिर रियल एस्टेट में नया निर्माण कैसे होगा, जबकि यह जो है कि प्रवासी मजदूर चले जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर आप क्षेत्र देख रहे हैं कि हर क्षेत्र के लिए कहीं ना कहीं प्रवासी जो मजदूर हैं वह अपने लिए जब वह घर जा रहे हैं तो उनको लेकर चिंताएं तो व्यक्त की जा रही हैं, लेकिन इससे पहले यह नहीं सोचा गया कि आखिर उन मजदूरों का भी तो कुछ न्यूनतम हक होता है। जहाँ पे वो काम करते हैं उनकी जिम्मेदारी है कि वो पूरी मजदूरी ना दे के कुछ तो देते, जिससे उनके अंदर क्या होता, रोजगार की सिक्योरिटी होती, वह अपने घर और परिवार के विषय में सोच पाते। खैर आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए जो प्रवासी मजदूर जहाँ से आए थे, और जब आए थे तो क्या कर रहे थे, मान लीजिए कोई, मैं ही अपने परिवार को ले लेता हूँ, मान लीजिए मैं उत्तर प्रदेश से आया, मैं दिल्ली में काम कर रहा हूँ और दिल्ली में कार्य करके मैं पैसे भेज रहा था। अब मैं क्या करूँगा, जब मैं लौट के कहीं यूपी में चला गया और वहाँ पर मेरे लिए उतने रोजगार नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, बेरोजगार हो जाऊँगा। तो जब मैं बेरोजगार हो जाऊँगा तो क्या मैं अपने घर के आय का स्रोत बन पाऊँगा? नहीं बन पाऊँगा। तो इससे क्या होगा, जो पिछड़े राज्य हैं जहाँ से मैं, मान लीजिए मैं उत्तर प्रदेश का, ऐसा नहीं है वो पिछड़ा राज्य है, मैं एक तुलनात्मक अध्ययन कर रहा हूँ, आपको दिल पर इस सब चीज़ों को नहीं लेना, मैं समझाने के लिए सिर्फ बता रहा हूँ। तो अब मान लीजिए मैं उत्तर प्रदेश में गया, वहाँ पे उतना रोजगार नहीं है, तो मेरे रोजगार क्या होगा, मैं तो बेरोजगार हो गया। जब मैं बेरोजगार हो गया तो इससे क्या होगा, मैं उत्तर प्रदेश सरकार से उम्मीद करूंगा वो मुझे रोजगार दे, और जब वो रोजगार नहीं दे पाएगी तो क्या होगा, मैं बेरोजगार हो जाऊंगा। इससे क्या होगा कि मैं जब बेरोजगार हूं तो वहां पे क्या हो सकता है, मैं कई प्रकार की सामाजिक प्रवृत्तियों में लिप्त हो सकता हूं, अपराधों में लिप्त हो सकता हूं, लूट डकैती जैसी प्रवृत्तियां विकसित हो सकती हैं। और इसी के साथ साथ बहुत तरह के लोग होते हैं जिनकी मनोदशा कुछ भी हो सकती है, लोग भिक्षावृत्ति की डिमांड कर सकते हैं। इससे कई प्रकार के अन्य जो है कि सामाजिक अपराधों में वृद्धि हो सकती है। महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य पर इसका बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसलिए प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा क्योंकि अभी जो पुरुष समुदाय जो बाहर माइग्रेट करके गया था, जो रोजगार करके भेजता था, उससे महिलाओं और बच्चों को कुछ महीने में पैसा मिल जाता था, वह अपने ऊपर, अपने बच्चे के ऊपर खर्च करती थी। लेकिन अब पैसा ही नहीं आएगा तो आखिर वह कैसे सभी चीज़ें बढ़ पाएगी। बच्चों की शिक्षा भी स्वाभाविक है प्रभावित होगी। जब आय नहीं है तो स्वाभाविक है, हमारे यहाँ क्या होता है कि लोग सबसे पहले शिक्षा और स्वास्थ्य पर कटौती करते हैं, तो वह होगा। मनरेगा और सरकारी सहायता जैसी योजनाओं में वृद्धि होगी और सरकार पर अधिक खर्च बढ़ेगा। तो आप समझ पा रहे हैं कि रिवर्स माइग्रेशन कितने तरह के आयामों को अपने आप में समेटा है। और इसी के साथ साथ हम देखें तो चूंकि भारत में जो निर्यात होता है, वो निर्यात का दारोमदार किस पे है, इस श्रमिक मजदूर पर। जब ये श्रमिक मजदूर अपने गाँव में रहेगा, प्रोडक्शन नहीं होगा, व्यापार नहीं होगा, तो निर्यात कैसे होगा, और निर्यात नहीं होगा तो उस जो है कि जो सरकार जो निर्यात करके पैसा विदेशी मुद्रा प्राप्त करती थी वो भी नहीं कर पाएगी, और इस तरह से हमारा विदेशी मुद्रा भंडार भी कम हो सकता है। आई होप आप पूरा समझ पाए होंगे कि रिवर्स माइग्रेशन कितना इंपॉर्टेंट। हाँ, अब एक चीज और कि आप इसको कैसे यूज करेंगे, तो देखिए रिवर्स माइग्रेशन पे आप एसेल इकोनॉमिक्स का यूज कर सकते हैं। दूसरा, जब इकोनॉमी में आप देखते हैं कि मजदूरी हमारे यहाँ एक टॉपिक भी है कि अर्थात जो प्रवास की समस्या है उसको कैसे टैकल कर सकते हैं, कौन कौन सी चुनौतियां, उसको आप यूज कर सकते हैं। ठीक इसके जो डेटा है जो मैंने आपको बताए हैं, तो जब भी आप लिखे प्रवास पे कोई भी आंसर लिखे कि माइग्रेंट्स जो लेबर होते हैं उनके साथ किस तरह का व्यवहार होता है, किस तरह की सुविधाएं मिलनी चाहिए। जैसे इस्लाम एरिया पर लिखें तो इस्लाम एरिया में कौन से रहने वाले कौन से लोग हैं, यही प्रवासी लोग, तो उनकी समस्याओं को लिख सकते हैं। अर्थात बस आप बैठकर सोचिए टॉपिक कहाँ कहाँ आपके सिलेबस में लिखा है। और फिर से मैं एक अपील करता हूँ आपसे, आपको पूरा सिलेबस आपके सामने होना चाहिए, आप उसको रट लीजिए, याद कर लीजिए। जब तक आपको पूरा सिलेबस आपको नहीं पता होगा तब तक आप टॉपिक को इंटरलिंक नहीं कर पाएंगे। खैर, बात करते हैं हम दूसरा, गिलगित और बाल्टिस्तान में जो है कि पाकिस्तान की नई चाल। अब देखिए, हम इसको हम समझाएं उससे पहले आप एक इमेज देखिए। और यह इमेज, एक चीज़ मैं फिर से क्लियर कर दूं कि यह जो इमेज है गूगल पे जो मुझे मिली है वो मैंने किसी भी नक्शे से छेड़छाड़ नहीं किया है। तो प्लीज़ जो है कि बिना सोचे समझे आप ये मत बोलिए गया कि मैंने कोई ख़राब नक्शा ले लिया। देखिए, हमारा पूरा ये जो क्षेत्र है, जो ये पूरा हम भाग दिखाई दे रहा है, यह है हमारा इंडिया का। और देखिए यहाँ पे भी इंडिया लिखा हुआ है जो है कि, और साथ ही साथ लिखा है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, लेकिन ब्रैकेट में मैंने इंडिया लिखा। इसका मतलब यह है कि पूरा ये जो क्षेत्र है ये हमारा है। और इसी तरह से जो अक्साई चीन वाला भाग है ये भी क्या है, हमारा है। लेकिन अभी आप देखेंगे तो इस पे जो कलर है वो हमारा नहीं दिखाया दे रहा है, किसी और। उसके पीछे का कारण है एक इतिहास, एक जर्नी है, मैं उससे आपको परिचित कराता हूँ। लेकिन आपको यहाँ पे एक शब्द देख लीजिए, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर देख लीजिए, अक्साई चीन देख लीजिए, ये दोनों शब्द आपको ध्यान
रखने, ये बार बार यूज होगा। इसी तरह से एक और क्षेत्र देख लीजिए और एक मैप देख लीजिए, और वह है देखिए गिलगित। और यहाँ पे आप गिलगित, मैं आपको अंडरलाइन कर देता हूँ, ये देखा आपने, ये रहा गिलगित, और इधर नॉर्दर्न रीजन वाला ये जो क्षेत्र है इससे जुड़ा हुआ। तो कुल मिलाकर आपको ये चीज़ समझ में आ गया कि जो पूरा क्षेत्र है यह जम्मू कश्मीर से नॉर्थ वाला, इस क्षेत्र पर दो जो है कि पड़ोसी मुल्क हैं, और उन दोनों पड़ोसी मुल्कों ने क्या किया है, हमारे साथ कहीं ना कहीं हमारे जो क्षेत्र का अधिग्रहण किया है, उस पर अवैध कब्जा किया, जिसको लेकर हम लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। और इसी के कारण आप कई बार देखते हैं आपके बीच में विवाद उत्पन्न हो जाता है कि इसमें कांग्रेस की ये भूमिका थी, किसी अन्य व्यक्ति की भूमिका थी। हमें उन पचड़ों में नहीं पड़ना है, हमें बस ये समझना है कि ये जो पूरा क्षेत्र है हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ साथ हमें एक शब्द और अभी समझ लीजिए, वह है पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो पाकिस्तान इकोनॉमिक जो चाइना कॉरिडोर है, यह दरअसल क्या है कि जो चीन है, चीन से क्या हुआ, एक जो है कि रास्ता निकाला गया है, और वह रास्ता क्या है देखिए आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। आप इसको देखिए, यहाँ पर यह जो पूरा क्षेत्र दिखाई दे रहा है, एक डॉटल कलर की पट्टी देखिए, और यहाँ पे आपको एक ग्वादर दिखाई दे रहा है। तो ये ग्वादर जो डॉटेड कलर की रेड कलर की पट्टी है, इसके माध्यम से क्या है कि चीन से ये डॉटेड पट्टी जो है कि एक दिखा रहा, एक रास्ता बनाया गया है, और इस रास्ते से चीन क्या करता है, अपने सामान को पाकिस्तान होते हुए, और साथ ही साथ ध्यान दीजिए, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है गिलगित बाल्टिस्तान, यहाँ से होते हुए अपना सामान कहाँ तक लाता है, ग्वादर बंदरगाह तक लाता है, अरब सागर क्षेत्र तक लाता है, और यहाँ से फिर क्या करता है, वह जो है कि आपके गल्फ कंट्री तक जो है कि सप्लाई करता है। तो कहीं ना कहीं इन सभी चीज़ों को हमें एक दूसरे से जोड़कर समझना होगा, तब आप इस पूरे टॉपिक के घटनाक्रम को समझ पाए। मैं एक चीज़ और आपको क्लियर कर दूं कि रिपोर्ट यह आई थी कि अब हमारे लिए जो सबसे बड़ी चुनौती है वह पाकिस्तान नहीं, चीन है। क्योंकि इस समय पाकिस्तान जो कुछ भी हरकत करता है, पर्दे के पीछे एक शक्ति खड़ी है जिसका नाम है चीन, उसकी भूमिका को हमें समझना होगा। आइए अब मैं आपको पहले समझाता हूं आखिर एक गिलगित और बाल्टिस्तान की पूरी स्टोरी क्या है, और फिर आप पूरे टॉपिक को आप समझ पाएंगे। जर्नी हम स्टार्ट करेंगे 1947 में जब हम स्वतंत्र हुए, उस समय जो रियासतें थी उनके पास दो विकल्प थे, या तो वह भारत या पाकिस्तान मिल जाए, दूसरा या वह स्वतंत्र रहे। तो उसी समय एक रियासत थी जिसका नाम है जम्मू कश्मीर, और यहाँ के महाराजा थे हरि सिंह। इन्होंने कहा कि हम स्वतंत्र रहने का विकल्प इन्होंने चुना। इन्होंने कहा कि हम ना भारत में मिलेंगे ना पाकिस्तान में मिलेंगे, लेकिन यह बहुत दिन तक ऐसा नहीं रह पाया। 21 अक्टूबर 1947 को कई हजार पश्तूनों ने पाकिस्तानी सेना, ध्यान दीजिए शब्द क्या है, पाकिस्तानी सेना के समर्थन में जम्मू कश्मीर राज्य पर क्या कर दिया, जो रियासत थी इस पर हमला कर दिया। और पाकिस्तानी सेना और पश्तूनों ने मुजफ्फराबाद, बारामूला के शहरी क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया, और यह जो है कि लगभग श्रीनगर से के करीब पहुंच गए थे। वहां से मात्र 20 मील की दूरी पर यह पहुंच रह गए थे, अर्थात उसको भी ये कब्जा कर सकते थे। इसी समय 24 अक्टूबर 1947 को हरि सिंह ने भारत से सैन्य मदद की मांग की कि हमें सैन्य मदद दी जाए। भारत ने कहा कि हम आपको सैन्य मदद देंगे, आपको लेकिन क्या करना होगा, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन ऑफ जम्मू कश्मीर पर हस्ताक्षर करना होगा, अर्थात भारत के विलय पर, जम्मू कश्मीर के भारत में विलय शर्त पर आपको सिग्नेचर करना होगा। शर्त का मतलब होता है एक इंस्ट्रूमेंट, एक कागज के ऊपर आपको सिग्नेचर करना होगा। 26 अक्टूबर को इस पर हस्ताक्षर हुआ, और इसके बाद तुरंत जो है कि भारतीय सेना श्रीनगर पहुंच गई। श्रीनगर जहां पर यह पहले से पाकिस्तानी सेना पहुंचने वाली थी। अब जब गए तो वहां पर जो है कि एक आमने सामने दो फौजें हैं, और लड़ाई का एक प्रक्रम चालू हुआ। लड़ाई चली रही थी, उसी समय जो है कि भारत ने पाकिस्तान सेना के लड़ने के साथ ही यह मामला जो है कि संयुक्त राष्ट्र में उठाया। संयुक्त राष्ट्र में से जब यह बात उठाई गई तो वहाँ पर यह बात सामने आई कि दोनों देश यथा स्थिति को संभालें, अर्थात जो जहाँ पर है वह वहीं पर अपना नियंत्रण स्थापित कर ले, आगे इस युद्ध को ना बढ़ाए, इस लड़ाई को आगे ना बढ़ाए। अब देखिए क्या हुआ कि यहीं से माना जाता है कि उस समय की जो हमारे लीडरशिप है उसने गलत कदम उठाए। फिर से मैं कह रहा हूँ, आप उस पूरे घटनाक्रम को एक बार पढ़िएगा। मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं उस पूरे घटनाक्रम को आपको फिर से समझा सकूं, लेकिन किसी न किसी वीडियो में जरूर मैं इस वीडियो पे, इस टॉपिक पे पूरा बात करूंगा। खैर, उस समय क्या हुआ कि जब कहा गया, चूंकि पहले से ही पाकिस्तान ने बहुत से क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था, तो अब कहा गया कि आपको यथास्थिति रखना है। तो पाकिस्तान ने जो जिले या जो क्षेत्र हमारे हथियार लिए थे वह उन्हीं के पास रह गए, और जिसे पाकिस्तान ने
आज़ाद कश्मीर कहा और हम उसको पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर कहते हैं, क्योंकि वह एरिया तो हमारा था। हरि सिंह ने उस पर सिग्नेचर किया था, अर्थात जम्मू कश्मीर के भारत में विलय के पत्र पर सिग्नेचर किया था। विलय पत्र पर जब लिखा हुआ है कि वो हमारा एरिया है तो किसी के कब्जा लेने से वह उसका नहीं हो जाता, क्योंकि यह देखना होता है उसका विधिक अधिकार किसका, स्वाभाविक विधिक अधिकार हमारा है तो वह हमारा होना चाहिए। इसीलिए हम उसको पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके के नाम से जानते हैं। मैंने आपको पीओके का मैप इसीलिए दिखा दिया। अब देखिए, पाकिस्तान ने इस पूरे क्षेत्र को प्रशासनिक सुविधा के लिए पीओके को दो भागों में बांटा। एक को कहता है वह आजाद जम्मू कश्मीर और दूसरे को गिलगित बाल्तिस्तान नामक दो स्वायत्त क्षेत्र में इसको विभाजित कर रखा। अब मैं फिर से आपको मैप दिखा देता हूं, इससे चीजों को समझना आसान हो जाए। देखिए, ये रहा पूरा क्षेत्र और इस पूरे क्षेत्र में अगर आप देख रहे हैं तो जम्मू कश्मीर आपको दिखाई दे रहा है और उसके बाद यह वाला जो पूरा क्षेत्र है यह रखते हैं जो है कि यह कहते हैं आज़ाद कश्मीर है, जिसको हम कहते हैं यह पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है। और इसी का यह उत्तर वाला जो भाग है इसी को यह गिलगित बाल्तिस्तान के नाम से यह पुकारते हैं। तो इस तरह से हमें एक चीज़ पता चला कि जो जम्मू कश्मीर का हमारा क्षेत्र, इन्होंने हमसे जो है कि विलय पत्र पर जो सिग्नेचर हुआ उसके बाद जो ये इन्होंने कब्जा कर लिया उस पर हमारा हक होना चाहिए, लेकिन इन्होंने जो उस पर कब्जा कर लिया उसको दो नामों से ये पुकारते हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप दो नामों से पुकारो या 10 नामों से पुकारो वह क्षेत्र आपका हो जाएगा। इसलिए भी कई बार ये मैंने शब्द यूज किया, कई बार कहा जाता है कि जो हमारा पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है वह केवल निचले वाला हिस्सा है, जो है कि गिलगित और बाल्तिस्तान वाला क्षेत्र नहीं है, लेकिन यह पाकिस्तान की सोची समझी चाल है। हमारे वो दोनों क्षेत्र हैं, इसलिए मैं बार बार इस चीज़ को आपको समझा रहा। खैर, अब देखिए इन्होंने क्या किया, इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया और जो पीओके की सीमाएं हैं वह पाकिस्तानी पंजाब, अफगानिस्तान, चीन और चीन के जो जिंजियांग प्रांत है उससे लगते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे क्या है कि यह जो सीमाएं हैं वह ओबियसली हमसे तो लगती हैं। पाकिस्तान के संविधान के अनुसार यह क्षेत्र स्वायत्त क्षेत्र है। ध्यान दीजिएगा, कहा जा रहा है यह क्षेत्र स्वायत्त क्षेत्र है, अर्थात उनके संविधान में इस क्षेत्र का उल्लेख नहीं है। जैसे हम आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के संदर्भ में हम कहते हैं आर्टिकल 1 के तहत लिखे गए जितने राज्य वो सभी क्या हैं, भारत के राज्य माने जाएंगे। लेकिन इनके पाकिस्तान के संविधान में कहीं भी यह नहीं लिखा है कि यह उनके क्षेत्र हैं, बस यह है कि यह स्वायत्त क्षेत्र है जिस पर पाकिस्तान का नियंत्रण है। अब क्या हुआ कि देखिए, इन्होंने जब इस क्षेत्र पर जो है कि स्वायत्तता की घोषित की, इसका अधिग्रहण अपने जो है कि इस पर कब्जा कर लिया, तो इन्होंने कहा कि आज़ाद जम्मू कश्मीर में एक राष्ट्रपति होगा, एक प्रधानमंत्री होगा, और गिलगित और बाल्तिस्तान के संदर्भ में कहा कि यहाँ पे एक मुख्यमंत्री होगा और गवर्नर होगा। अब देखिए, इन्होंने कहने को कह दिया और क्षेत्र को क्या कहा, स्वायत्तता भी दी, लेकिन ये स्वायत्तता में बहुत लूप होल है। ये स्वायत्तता इन्होंने इसलिए दी थी कि ताकि वहाँ के लोग विरोध ना करते हैं पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन वहाँ पे स्टार्टिंग से ही विरोध होता आया है, अभी भी वहाँ विरोध होता है। लेकिन क्या करता है पाकिस्तान, मानवाधिकार का उल्लंघन करते हुए इन आवाज़ों को दबा देता है। वहाँ की अधिकांश जो जनसंख्या है वह भारत समर्थक मानती है और भारत में मिलना चाहती है, लेकिन क्या करता है पाकिस्तान उनको क्या बरगला रहा है कि हमने तो आपको स्वायत्तता दे रखी है, सभी प्रकार की चीज़ें आपके लिए हैं और हमने तो क्या किया, आपको आज़ाद करवाया। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान कई तरह के टाल मटोल वहाँ पर करता है, कई प्रकार की दिक्कतें क्रिएट करता है। बावजूद इसके देखिए क्या हुआ कि इसने जो है कि 1984 में जो गिलगित बाल्तिस्तान का क्षेत्र है यहाँ पर यह कानून बना दिया कि अब बाहर से अर्थात पाकिस्तान के अन्य क्षेत्रों से लोग आकर यहाँ पर ज़मीन खरीद सकते हैं। अब क्या हुआ कि वहाँ से बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर प्रवास किए और जो यहाँ की डेमोग्राफी थी वो पूरी क्या हो गई, चेंज हो गई। चेंज होने की वजह से जो गिलगित बाल्तिस्तान में जो लोग थे, जो इंडिया समर्थक, इनकी आवाज़ को दबाया गया और पाकिस्तान के प्रभुत्व को बढ़ाने का प्रयास किया गया। जब ऐसा किया गया तो भारत ने उसी समय प्रतिक्रिया दी और उन्होंने कहा कि आप ये गलत कर रहे हो। यह जो है कि यथास्थिति की बात की गई थी जब यह केस जो है कि यूनाइटेड नेशन के सामने गया था, आप इसमें कोई परिवर्तन मत करो और ये पूरी तरह से भारत का अंग है और हम इसको लेंगे, आप यहाँ पे इस प्रकार के कानूनी परिवर्तन मत करो। लेकिन वह पाकिस्तान नहीं माना
कुल मिलाकर, और इसके वजह से क्या हुआ कि बाद में खबरें आई कि वहाँ पर बड़ी मात्रा में मानवाधिकार के उल्लंघन होते हैं। लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर एक और चेंज इन्होंने किया जो है कि 1984 के बाद हुआ है 2018 में यहाँ पे एक सरकारी आदेश जारी किया है और यहाँ कहा गया जो स्थानीय परिषद है इसके अधिकारों में कटौती की जाती है। अब देखिए उन्होंने पहले क्या कहा था कि ये क्षेत्र क्या रहेगा, स्वायत्त क्षेत्र रहेगा। अब कहा जा रहा है कि नहीं, जो स्थानीय मुद्दों पर डिसीजन निर्णय लेने की यह जो इनकी स्वायत्ता थी इसको क्या कर दिया, कम कर दिया गया। जो कम करने की बात आई तो पाकिस्तान इस 2018 में ही भारत ने इसका विरोध किया। अब क्या हुआ है कि 2018 में जो आदेश ये लाए थे ना, उस आदेश में कई प्रकार के परिवर्तन करने का इन्होंने आदेश दिया था। किस प्रकार के परिवर्तन कि यहाँ पे जो मिनरल्स हैं, यहाँ पे हाइड्रो प्रोजेक्ट लगाना है, यहाँ पे जो है कि किस प्रकार कानून बनाया जा सकता है, इन बहुत से परिवर्तन लाए थे और भारत ने उसी समय इस पर विरोध अपना प्रदर्शित किया और साथ ही साथ कहा कि नहीं आप ये गलत कर रहे हो। अब क्या हुआ है, हाल ही में पाकिस्तान सरकार फिर जो है कि सुप्रीम कोर्ट गई और उसने ये कहा कि वर्ष 2018 में जो हम आदेश लाए थे उसमें गिलगित बाल्टिस्तान में चुनाव की बात हम भूल गए थे या उसका उल्लेख नहीं हम कर पाए थे, उसका उल्लेख नहीं है। हम ये चाहते हैं कि गिलगित बाल्टिस्तान में चुनाव करवाएं और यह बात इसलिए सुप्रीम कोर्ट से इनको अनुमति लेने की ज़रूरत थी क्योंकि वहाँ के लोग विरोध पर उतर आते कि जो आप किस तरह से मनमानी तो नहीं कर सकते, आपको चुनाव करने के लिए विधिक प्रक्रिया का पालन करना होगा। तो जो अभी तक कोई ऐसा ऑर्डर है नहीं, कोई आदेश है नहीं, इस प्रकार को कोई हमने संविधान संशोधन या किसी प्रकार की विधिक मान्यता नहीं दी है। तो इन्होंने क्या किया, कोर्ट का सहारा लिया, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट गए, वहां कहा कि 2018 में जो हमने आदेश जारी किया था उस आदेश में इस जो है कि यहाँ पे चुनाव का उल्लेख नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं चुनाव करवाएं। अब क्या किया गया है, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने गिलगित बाल्टिस्तान के क्षेत्रों में चुनाव के लिए 2018 के आदेशों में जरूरी बदलाव करने की बात कही है और साथ ही साथ कहा है कि ठीक है आप चुनाव कर सकते हो, अर्थात इसका मतलब ये है कि वहां पे मुख्यमंत्री का चुनाव आप करवा सकते। अब कहीं ना कहीं इससे क्या लग रहा है, जब हर मुख्यमंत्री का चुनाव और सभी प्रक्रियाएं जो पहले वहां का हिस्सा थी वह किस प्रकार करेंगे, कब चुनाव होंगे, क्या होगा, कौन व्यक्ति उस पर इलेक्टेड होगा, क्या प्रक्रिया होगी, जब ये गिलगित बाल्टिस्तान के लोग डिसाइड करते थे तो कहीं ना कहीं अपने हिसाब से नीतियों को अपनाते थे। और अब क्या होगा, पाकिस्तान सुपर इम्पोज तरीके से इस सभी चीज़ों को करेगा और इसी के कारण भारत ने इसका कड़ा विरोध किया है और कहा है कि जो कि पाकिस्तान का जो सुप्रीम कोर्ट है उसको भारत के किसी क्षेत्र पर आदेश देने का अधिकार नहीं है। और यह भी कहा है कि हम इस किसी भी प्रकार के ऐसे आदेश को नहीं मानते हैं, पाकिस्तान को जल्द ही इस क्षेत्र को खाली कर देना चाहिए और अपने किसी भी प्रकार को कानून को बनाने से परहेज करना चाहिए। लेकिन अब इन पूरे घटनाक्रम में एक चीज़ जो हमने देखा, मैंने कवर किया जब इस स्टोरी को, वह यह है कि कहीं ना कहीं हम इस प्रकार के रेजोल्यूशन लेकर आते हैं लेकिन पाकिस्तान का जो मनोबल है वह इसलिए कमज़ोर नहीं होता क्योंकि इसके साथ एक देश खड़ा है, वह है चीन। स्वाभाविक है यूनाइटेड नेशन में जैसे ही अब बात जाएगा तो पाकिस्तान का पक्ष लेने वाला जो मजबूत देश है वह कौन सा है, चीन। और चीन अपने आर्थिक लाभों के कारण क्या कर रहा है, वह गिलगित बाल्टिस्तान और पीओके के क्षेत्रों में इस प्रकार के परिवर्तन, इस प्रकार की कानूनी संरचना का निर्माण कर रहा है जिससे उसका जो ये प्रोजेक्ट चल रहा है जिसका नाम है पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर, इस पर कोई क्षति ना हो क्योंकि यहाँ पे कई बिलियन का निवेश जो है कि चीन ने कर रखा है। दूसरी चीज, इस समय पाकिस्तान के पास एक ही विकल्प है और वह क्या है कि अपने यहाँ की जो चुनौतियाँ हैं, चाहे उनके यहाँ का पिछड़ापन हो, चाहे वहाँ पे गरीबी की दशा हो, चाहे वहाँ पे जो है कि लोग व्यापार की कंडीशन हो, या वहाँ पे पनपते हुए जो आतंकवाद है और उस आतंकवाद को कहने वाला पूरा विश्व समुदाय हो, या फिर भारत की बढ़ती हुई प्रगति हो, इन सभी चीज़ों से अपनी जनता का ध्यान अलग करने के लिए पाकिस्तान हमेशा कौन सी केंद्रित नीति अपनाता है, पीओके केंद्रित नीति अपनाता है। इससे लोगों, पाकिस्तान के लोगों को लगता है कि हाँ कहीं ना कहीं पाकिस्तान कुछ कर रहा है, लेकिन वो भूल जाते हैं कि वह कुछ नहीं कर रहा है, ये सभी चीज़ें चीन के द्वारा करवाई जा रही हैं। और इसीलिए मैंने जब कई आर्टिकल पढ़े तो उसमें ये चीज़ समझ में आई
कि कहीं ना कहीं चीन को हमें केंद्र में रखने की ज़रूरत है। अगर चीन अपना सहयोग पाकिस्तान को ना दे, चाहे वो लड़ाकू हथियारों के रूप बिक्री के संदर्भ में हो या किसी भी चीज़ रूप में हो, जैसे अभी आपने देखा कि पाकिस्तान के ऊपर कहा गया था कि उसको जो है कि ऐसे देश में शामिल किया जा सकता है जिसके ऊपर आतंकवाद को पोषित करने का जो है कि धब्बा हो, लेकिन उसमें चीन क्या कर लेता, बार बार उसको बचा लेता। इस पर हम खैर अब अलग से बात करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं हमें यह समझना होगा कि यह जो पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर है, इसकी रक्षा के लिए भारत के आंतरिक मामलों में चीन के द्वारा पाकिस्तान के माध्यम से हस्तक्षेप करवाए। हालांकि भारत ने इस सभी चीज़ पर प्रतिक्रिया दे दी है और उसने स्पष्ट कर दिया है कि जो हमने स्पष्ट ये जो विलय की नीति और जो विलय के पत्र पर हमने हस्ताक्षर किए थे उसके अनुसार से ये सभी क्षेत्र हमारे हैं, इसको हम लेकर रहेंगे। आई होप देखते हैं ये जो पूरा जो नया जियो पॉलिटिक्स क्रिएट हो रहा है ये कहाँ पर जाकर रुकता है। आपको मैंने समझाने का प्रयास किया, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।